नमस्कार। इंडक्शन मोटर की सीरीज़ में आज हम देखेंगे हमारा सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि इसका नेम से पता चल रहा है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रही हो, ठीक है। तो वह मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रही हो वह होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो कि दैट फील्ड विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो बट वूज एक्सिस ऑफ डायरेक्शन रोटेट्स इन स्पेस, लेकिन जिसकी एक्सिस ऑफ डायरेक्शन स्पेस के अंदर रोटेट कर रही है वह कहलाती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वह मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और जिसकी एक्सिस ऑफ डायरेक्शन रोटेट कर रही हो स्पेस के अंदर, वह कहलाती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बात हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसी होती है। तो किसी भी मशीन के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम उस मशीन के अंदर पहले तो 3 फेज़ वाइंडिंग को डिस्प्लेस करेंगे और उसके बाद उस 3 फेज़ वाइंडिंग को एनर्जाइज करेंगे 3 फेज़ सप्लाई के थ्रू, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब 3 फेज़ वाइंडिंग कैसे बनाएंगे और 3 फेज़ सप्लाई अप्लाई करने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। थर्ड पॉइंट क्या है? दिस फील्ड इज सच दैट इट पोल्स डज नॉट रिमेन्स इन फिक्स पोजीशन, मतलब स्टेटर के ऊपर जो पोल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन में ना हो, शिफ्ट करते रहते हैं पोजीशन को अराउंड द स्टेटर। इसी वजह से भी हम इसको रोटेटिंग फील्ड बोल सकते हैं। और फिर फाइनल पॉइंट क्या कहता है हमारा? द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग फील्ड इज कांस्टेंट। हमें पता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है और वो कितना होता है? वो होता है इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। वो हम देखेंगे कि ये 1.5 टाइम्स मैंने कैसे बताया वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस स्लाइड में हमने क्या देखा? तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और रोटेट कर रही है, इसी वजह से हम इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो प्रोडक्शन के लिए जैसे मैंने बताया कि उसमें 3 जो ऐसी वाइंडिंग्स होती है उसके ऊपर 3 फेज सप्लाई देनी होती है। तो 3 फेज करंट जो बैलेंस कंडीशंस में वो हो गई IA इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी A फेज के लिए, B फेज 120 डिग्री शिफ्ट करता है और C फेज 240 डिग्री शिफ्ट करता है। तो IB इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, IC हो गया IM साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। अब हम क्या एक कंसिडर करते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी जो वाइंडिंग होनी चाहिए, जो मशीन के अंदर वाइंडिंग होनी चाहिए वो 3 फेज डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। तो 3 आइडेंटिकल कॉइल्स को मान रहा हूँ, 3 सेट ऑफ कॉइल्स जो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो स्पेस के अंदर फिजिकली, ठीक है। अब जैसे ही एक कोयल, जैसे 3 कोयल में से किसी भी एक कोयल को मैं 3 फेज सप्लाई देता हूँ, 3 फेज में से एक फेज का सप्लाई देता हूँ, तो वह कोयल एक अल्टरनेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने एक्सिस के अराउंड। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक कोयल है, ठीक है। तो एक कोयल को 3 फेज में से एक फेज से सप्लाई करेंगे तो वो एक अल्टरनेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने एक्सिस के अराउंड। सेम ऐसे ही दूसरी कोयल पे एक उसका दूसरा फेज सप्लाई करें तो वो अल्टरनेटिव फील्ड, ऐसे ही तीनों कोयल जो अल्टरनेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं तीनों MMF जो होंगे वो मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे? FA फेज में MMF इक्वल टू FM जो मैक्सिमम अमाउंट है इंटू साइन ओमेगा टी 0 डिग्री पे, और ये FB हो जाएगा 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड और फिर FC हो जाएगा 240 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड। अब हमें पता है कि MMF क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पे होता है। तो जहाँ जो करंट है वो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड है, तो MMF भी क्या होगा? 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होगा। B फेज का 120 डिग्री पीछे होगा A से और C फेज का 120 डिग्री पीछे होगा B से। ओके, अब देखिए ये है हमारा स्टेटर के ऊपर ये A फेज की कोयल है, ठीक है, ये B फेज की कोयल है और ये C फेज की कोयल है। तो आप देख सकते हो जो A फेज की कोयल है, ठीक है, उसके 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस पे B फेज की कोयल है और इस B फेज की कोयल से 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस पे C फेज की कोयल है। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे? अगर हमें ये पता कि जो कोयल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन हमें पता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि किसी सोलेनोइड के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन
करंट के डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल कर ले तो जो अंगूठा की डायरेक्शन है, अंगूठे की दिशा है, वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है नोटेशन है डॉट और क्रॉस। क्रॉस नोटेशन क्या बताता है कि करंट इनसाइड, करंट अंदर की तरफ जा रही है, और डॉट बता रहा है करंट वहाँ से निकल रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलेनोइड के अंदर जो करंट है वो इधर से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। तो फिंगर की डायरेक्शन हम इस ऐसे रखेंगे कि वो करंट यहाँ, जैसे यहाँ से तो करंट अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है, तो जो हमारे फिंगर की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को बता रही है। तो जो अंगूठा हुआ वो अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, अब देखते हैं हम ए फेज के लिए। तो ए फेज में यहाँ से करंट लीव कर रही है, यहाँ से करंट एंटर कर रही है। तो यहाँ से करंट अंदर गई, यहाँ से बाहर निकली। तो अगर हम अंगुलियाँ इस दिशा में रखेंगे तो हमारा अंगूठा किधर होगा, अंगूठा होगा इधर। तो ये हो गई ए फेज के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। अब बी फेज के लिए देखते हैं। तो बी फेज में यहाँ से करंट अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो बी फेज में अगर हम अंगुलियाँ रखेंगे तो हमारा अंगूठा किस दिशा में होगा, अंगूठा होगा इस दिशा में। तो ये बता रहा है बी फेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और सेम सी फेज के लिए देखते हो। तो सी फेज में यहाँ से करंट एंटर कर रही है, यहाँ से लीव कर रही है, तो अंगूठा होगा इस दिशा में। तो अंगूठा बता रहा है हमारा सी फेज में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शंस देख ली कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये तीनों डायरेक्शंस जैसे आप देख सकते हो, ए फेज, बी फेज और सी फेज, ये भी 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड है। तो ये तीनों आपस में 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड है। अब हम देखते हैं कि जैसे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ये रोटेटिंग कैसे, ये रोटेटिंग किस नेचर में, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक टाइम पीरियड लेते हैं। जैसे हम पहले लेंगे ओमेगा टी 0 पे, तो हमें ये पता चल जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है और किस मैग्नीट्यूड से रोटेट कर रही है, फिर ये और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम एक केस लेते हैं, केस है ओमेगा टी 0 डिग्री पे। तो एफ ए हमें तीनों हमें पता है, एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ ए बी एफ एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री, और एफ सी इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्री। तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे देखते हैं। तो 0 पे हमारे यहाँ एफ ए हो गया 0, एफ बी हो गया एफ एम साइन 0 -120 मतलब -√3/2 एफ एम, और एफ सी हो गया +√3/2 एफ एम। ओके, यहाँ पे हम ओमेगा टी की जगह 0 रखेंगे। तो अब देखिए एफ ए यहाँ पे 0 है, ये हमारी डायरेक्शन पहले आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, ये तो यहाँ पे ए फील्ड में ए फेज में क्या 0, तो इसको 0 कर दो। फिर एफ बी में क्या है -√3/2 एफ एम। अब माइनस है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब अपोजिट डायरेक्शन तो ये इधर आ गया, तो इसको प्लस बोल देंगे, तो +√3/2 एफ एम। ओके, इसको हटा दो। और एफ सी हमारा +√3/2 एफ एम, √3/2 मैग्नीट्यूड का है, तो ये हो गया +√3/2 एफ एम। ओके, इसका रिजल्टेंट निकाल लो। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, जिसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट फील्ड। अब रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि एक तो ये सी फेज के अंदर जो फील्ड है वो 30 डिग्री लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है। तो हमें एफ आर की रिजल्टेंट की डायरेक्शन में अगर स्कोर कर रखेंगे तो आएगा एफ बी cos 30 और एफ सी cos 30। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हमें ऐड करेंगे फाइनली, तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट एफ आर इक्वल टू 3/2 एफ एम। ओके, तो 3/2 एफ एम मतलब 1.5 मल्टीपल्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ओके, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड का 3/2 1.5 मल्टीपल्स है, जैसा हमने स्टेटमेंट में देखा था। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आ रहे हैं 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ओके, ये हुआ ओमेगा टी 0 पे। तो ओमेगा टी 0 पे डायरेक्शन है अपर साइड में ऊपर की तरफ, या हम ये बोल सकते हैं कि 12 o'clock। अब देखते हैं 60 डिग्री पे। तो 60 पे भी सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे हम ओमेगा टी की जगह 60 रखेंगे। तो 60 यहाँ पे रखा, तो एफ ए हो गया +√3/2 एफ एम, एफ बी हो गया -√3/2 एफ एम, और एफ सी हो गया 0। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ए को रखेंगे, ये हो गया √3/2 एफ एम। एफ बी को क्या करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एफ बी को नेगेटिव डायरेक्शन में किया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो √3/2 एफ एम। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे एफ सी को 0 रखेंगे, तो ये हो गया एफ सी 0। ओके, अब रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जैसे प्रोसेस किया था कि एफ बी ये 30 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री, तो एफ बी cos 30 और ये एफ ए cos 30, तो एफ बी cos 30 प्लस एफ ए cos 30 फाइनल आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट फील्ड 3/2 एफ एम, 1.5 टाइम मल्टीपल्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हुआ ओमेगा टी के 60 डिग्री पे डायरेक्शन हो गई अराउंड 2 o'clock। ओके,
अब देखते हैं केस 3 ओमेगा टी का 120 डिग्री पे सेम प्रोसेस, ओमेगा टी की जगह 120 रखो, यहाँ पे 120 रखा तो ये हो गया +√3/2 FM, एफ ए हो गया हमारा, एफ बी हो गया 0, एफ सी हो गया -√3/2 FM, और फाइनल क्या करेंगे, एफ ए क्या है +√3/2 FM, तो एफ ए हो गया हमारा +√3/2 FM, एफ बी हो गया 0 तो एफ बी को 0 कर दो, एफ सी हो गया -√3/2 FM, ये हो गया एफ सी, और इसका अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो हो जाएगा √3/2 FM, इसको हटा दो। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, सेम प्रोसेस, रिजल्टेंट के लिए 30 डिग्री एंगल, तो ये हो जाएगा एफ ए cos 30 एफ सी cos 30, तो एफ ए cos 30 एफ सी cos 30 दोनों एडिंग होंगे तो मिलेगा हमें फाइनली एफ आर इक्वल टू 3/2 FM। तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ भी देखो 1.5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है रिजल्टेंट फील्ड की वो अराउंड 4 o'clock। अब देखते हैं 180 डिग्री पे सेम प्रोसेस, 180 डिग्री ओमेगा टी की जगह रखने पे हमें मिल रहा है एफ ए इक्वल टू 0, एफ बी मिलेगा हमें +√3/2 FM, एफ सी मिलेगा हमें -√3/2 FM। ओके, तो एफ ए को हम करेंगे पहले 0, ये एफ ए 0 हो गया, एफ बी है पॉजिटिव डायरेक्शन में +√3/2 FM, तो ये सेम डायरेक्शन में होगा +√3/2 FM, एफ सी है अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि माइनस है तो इसको अपोजिट करेंगे तो ये होगा +√3/2 FM। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो ये हो गया रिजल्टेंट के लिए सेम प्रोसेस कैलकुलेट करने के लिए एफ सी cos 30 और एफ बी cos 30, तो ये हो गया एफ बी cos 30 प्लस एफ सी cos 30, ये आ गया रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो वो हो जाएगी √3/2 FM। तो ये आ रहा है हमारा रिजल्टेंट फील्ड 1.5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के, तो इसकी डायरेक्शन है अराउंड 6 o'clock। तो हमने क्या देखा, अभी कंक्लूड क्या किया हमने कि जब 0 डिग्री पे था तो डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ या 12 o'clock, जब 60 डिग्री पे आया तो डायरेक्शन आई अराउंड 2 o'clock, जब 120 डिग्री पे आया तो डायरेक्शन आई 4 o'clock, और जब 180 डिग्री पे आया तो डायरेक्शन आई 6 o'clock। जैसे जैसे ओमेगा टी का मान बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, क्लॉक की डायरेक्शन में चले, क्लॉक की डायरेक्शन में चल रही, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जहाँ पे जो इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन है वो होगी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, हर टाइम इंटरवल पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे, इसका मतलब ये हुआ। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो फाइनल कंक्लूड क्या हुआ कि 3 फेज करंट ऑफ ए बैलेंस सप्लाई सिस्टम प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट फ्लक्स ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द एयर गैप ऑफ मोटर। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और जिसका मैग्नीट्यूड का मान हमें पता कि 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ओके, और जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता 3/2 FM या 1.5 टाइम्स हम बता रहे हैं हर इंस्टेंट में, यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे हर बार सेम होगा। अब रिजल्टेंट जो फील्ड है वो रोटेट कर रही है किसी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। सिंक्रोनस स्पीड हमें पता है कि 120 F/P होती है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, वो रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए एक पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बोला गया। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस जब बोला गया, जब वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस अगर हमारी सप्लाई है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये सोचो कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो एक बार हम पहले वाली स्लाइड में चलते हैं वापस। देखिए हम यहाँ पे पता है कि हम वाइंडिंग चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सप्लाई चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना हो, अगर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराऊं तो हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस अप्लाई करते हैं सब। ठीक है, लेकिन हम वाइंडिंग तो चेंज नहीं करें, तो हम क्या चेंज करें, सिर्फ यहाँ पे चेंज करें। यहाँ पे क्या आइए हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, तो अगर फेज सीक्वेंस अपोजिट करते हो आई बी क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी -240 डिग्री, ये -240 हो जाएगा, आई सी हो जाएगा -120 डिग्री। मतलब पहले क्या है कि पहले आई ए आएगा, फिर आई सी आएगा, फिर आई बी आएगा। इसका मतलब यहाँ जो फेज सीक्वेंस आ गया वो नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, ना कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस है ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए आगे है, फिर बी फेज, फिर सी फेज। अगर ऐसे होता है ए फेज आगे, फिर सी फेज आ रहा है, फिर बी फेज, तो ये होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप नेगेटिव फेज सीक्वेंस में सेम चेक करना कि उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है या नहीं होती। और फिर अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए। सेम यहाँ ये फेज चेंज नहीं होंगे, नेगेटिव फेज सीक्वेंस में ये सेम होगा, बट क्या है बस सिर्फ चेंज क्या होगी, यहाँ पे सप्लाई चेंज होगी। ठीक है, ये सप्लाई चेंजेस हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है या नहीं आती, वो हम देखेंगे। ओके,
ये हो गई हमारे 3 फेज के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 फेज के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ कि आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।